हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं मैं आपका क्रैश कोर्स के इस नए वीडियो में। आज हमारा है डे 3। क्लियर? तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा हिस्सा, जिसमें वेक्टर एनालिसिस मुख्यतः पढ़ेंगे। इसके पहले वाले हिस्से में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम देखेंगे कि उस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में जो आए हैं तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बारे में मैं ज़्यादा सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। और साथ में हम लोग आज वेक्टर की बात करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स का एक पोर्शन और है जिसका नाम है ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हिस्सा है ग्राफ की चर्चा मैं आपसे काइनेमेटिक्स में करने वाला हूं। ठीक है, तो ग्राफ वहां के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। यहां हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो कैसे किया जाता है उसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे। आज उस पर क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग वेक्टर एनालिसिस को भी पढ़ेंगे। राइट? तो आइए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यहां पर मैंने अपने सामने, आपके सामने जो डिफरेंट चैप्टर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो यहां सामने मैं खोल दूंगा और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को लेंगे। आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े थे, याद होगा। मैंने कहा था पूरे फिजिक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपसे चर्चा किया था। मैंने आपको कुछ कुछ डिफरेंशिएशन बताए थे। जैसे मैं सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x को t के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है जी? वेलोसिटी मिलती है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। अच्छा चलो एक और बताइए, अगर मैं फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलने वाला है? जवाब दीजिए, क्या मिलने वाला है? नथिंग। राइट? तो अगला सवाल आपसे पूछूंगा, अपने मन में जवाब दीजिएगा। पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आने वाला है? बताओ। वर्क डन आने वाला है। क्लियर है? तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करिए और इंटीग्रेट करिए, क्या आने वाला है? बताइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको मुख्यतः ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग एक एक करके चैप्टर्स करते चले जाएंगे और चैप्टर्स के अंदर देखते चले जाएंगे कि कहां पर क्या चीज है। तो अपनी कॉपी पेन लेकर के तैयार रहिएगा, क्वेश्चन लगाने की पूरी कोशिश करिएगा। मैं भी आपको आपके सामने क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है? और जो जो क्वेश्चन जहां जहां आया हुआ होगा उसकी चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टू कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय xp इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर और xq इज इक्वल टू ft माइनस t स्क्वायर। ठीक है? तो आपसे सवाल करते हैं कि बताइए दोनों की वेलोसिटी कब सेम होगी। भाई और बहनों, यहां पर आपको दो कार है P और Q, दोनों का यहां पर फंक्शन दे रखा है। राइट? यहां पर इतनी जगह है कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूं, कहीं पे सॉल्व करूं, सॉल्व करने से मतलब है। xp क्या है भाई और बहनों? xp इज at प्लस bt स्क्वायर। ठीक? And what is xq? xq is what? ft minus t square। सही आ रहा है? कहता कब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो जी डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन करने आता है। at का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1। याद रखो यहां वेरिएबल कौन है? t, और कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो? t।
जो वेरिएबल होता अगर उसी के रिस्पेक्ट में करते हो तो सिंपल डिफरेंशिएशन होगा, यह आएगा a प्लस 2bt, क्यों, टी स्क्वायर का 2t, a प्लस 2bt। और अगर q को देखो तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है अपने को, समझ में आ रहा है, करो डिफरेंशिएट, ft माइनस टी स्क्वायर, ft का क्या आएगा f और टी स्क्वायर का 2t। क्या ये दोनों बराबर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला? अगर आप इन दोनों को बराबर करते हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देख लीजिए, a प्लस बी टी, a प्लस सॉरी 2bt इज इक्वल टू व्हाट, f माइनस 2t। इधर उधर कर लो, 2bt प्लस 2t बराबर में f माइनस a आ जाएगा, यहां से t की वैल्यू ले लोगे तो f माइनस a और यहां से 2 कॉमन ले चुके होगे तो ये आएगा b प्लस 1। यानी इतने समय बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये मोशन इन वन डायमेंशन जहां पर मैथमेटिक्स का हम लोगों ने प्रयोग किया है। और आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, राइट, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन भी नीट 2016 में पूछा गया, 2 बार हुआ था नीट 2016। आप जानते हैं हिंदुस्तान बहुत एडवांस कंट्री है, हम लोग एक बार में कोई चीज नहीं करा पाते, जल्दी से 2 बार कराना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिख रखा है, v बराबर में at प्लस बी टी स्क्वायर, जहां a और b कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, राइट, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। सुनिए मेरी बात, आपको इन्होंने क्या दे रखा है, v बराबर में at प्लस बी टी स्क्वायर, और डिस्टेंस पूछ रहा है t बराबर 1 से लेकर के t बराबर 2 सेकेंड के बीच। भाइयों बहनों, अगर वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ हो और आपको उससे दूरी निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन करोगे v dt को इंटीग्रेट करोगे तो आप s पाओगे, लिमिट क्या होगी 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक। यह डेफिनेट इंटीग्रेशन है या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्यों, लिमिट पता है। आओ जी इंटीग्रेट करते हैं at प्लस बी टी स्क्वायर को कहां से कहां तक, इंटू में dt, 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक, करो इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है, a अपनी जगह रहेगा, t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस b अपनी जगह रहेगा, t स्क्वायर का आएगा t क्यूब बाई में 3, और कहां से कहां तक 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। चूंकि हमको लिमिट पता है भाई और बहनों, अगर लिमिट पता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिमिट रख देंगे। देखो a इंटू में 2 का स्क्वायर बाई में 2 प्लस b इंटू में 2 का क्यूब बाई में 2। एक बार दोनों t की वैल्यू 2 लिया, अपर लिमिट रखा, दोनों जगह जो t है वो अपर लिमिट, फिर माइनस लगाया a इंटू में 1 का स्क्वायर बाई में 2 प्लस b इंटू में 1 का क्यूब बाई में 3। सिंपल है, एक बार अपर लिमिट t की वैल्यू और एक बार लोअर लिमिट। चलो जी हमने इंटीग्रेट कर लिया है, 2 कैंसिल हो गया, और यहां कितना आएगा, यहां आएगा 2a प्लस में ये 8 आएगा 4b, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यहां 3 है ना, यहां 3 है, 8/3 बनेगा, ये लो, अरे यहां 3 है, ठीक, 2 नहीं होगा। हम फिर माइनस लेते हैं, ये आ जाएगा a/2 और यहां क्या आ जाएगा माइनस b/3। चलो जी 2a में से a/2 घटाओगे तो क्या आएगा 3a/2 या 3/2a, और 8/3 में से उसको घटाओगे तो 7/3 भी। तो कितनी दूरी चला गया, जल्दी से बता दीजिए, कितनी दूरी चला गया, 3/2a प्लस 7/3b। क्या कोई ऑप्शन मौजूद है, फट से देखें, 3/2a 7/3b, ठीक, सिंपल इंटीग्रेशन पे आधारित है। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं यहां पर 1D में।
कि द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड विद t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0. डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी क्या है 0. सुनो, अब t की वैल्यू दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस 3. कहता है डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी 0 है. अब यहां तो t और x का रिलेशन, x का प्रेजेंटेशन तो है नहीं यहां पर. क्या हम x का प्रेजेंटेशन निकाले? देखिए कभी ऐसा सवाल आ रहा है तो अब आपका दिमाग चकराने नहीं चाह रहे अपने, तो x तो कैसे करेंगे, नहीं, सिंपल है. इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है. अंडर रूट एक्स बराबर t माइनस 3 हो जाएगा. दोनों साइड में स्क्वायर मार दीजिए और जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60. ठीक, तो सिंपल आप जान चुके हैं कि यहां पर x की जो वैल्यू है वो आप निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ t. अगर हमको निकालना है कि इसकी वेलोसिटी कब 0 हो रही, अगर वो समय पता चल जाए तो वो समय यहां रख करके x नहीं निकाला जा सकता. पूछ रहा जिस समय वेलोसिटी 0 हो उस समय x बताइए. अब देखो ये सब फिजिक्स है, मैथमेटिक्स तो यहां खत्म हो रही है, यहां अपनी लॉजिक अपनी मंतिक लगानी पड़ेगी. कह रहा डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी 0 हो, तो आपको वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी. बोलो, वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी. वेलोसिटी 0 कब होगी ये पता ही नहीं है, तो पहले वेलोसिटी निकालो. ये लो डिफरेंशिएट कर डालो, करो डिफरेंशिएट. 2t इसका तो 0 आएगा और माइनस में 6t का 1 आ जाएगा. डिफरेंशिएट करो, t की पावर 1 है ना, तो 1t की पावर 1 माइनस 1 करोगे तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2t माइनस 6. हम चाहते हैं यह पता करना कि वेलोसिटी कब 0 है, तो इसमें वेलोसिटी की वैल्यू 0 कर दो. अपने आप t अपनी वैल्यू लेकर के चलाएगा, 3 सेकेंड आएगा. कैसे? 6 उधर गया 2/3. समझ में आ गया? तो v बराबर 0 पे t बराबर 3 सेकेंड है, या दूसरे लफ्ज़ में कहो t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0. और जब वेलोसिटी 0 है तभी आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है. यहां से आप x बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आइए, देयरफॉर x बराबर जब वेलोसिटी 0 है, t की वैल्यू 3 रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3. सन्नाटे में करना 0 आएगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0 आएगा. समझ में आ गया? तो सिंपल डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना, कहां क्या करना है ये अकॉर्डिंग टू डिमांड चलता रहेगा. हमें फंक्शन को समझना है और वहां करना क्या है ये भी हमको समझने की जरूरत है. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल पोर्शन है. एक पोर्शन और है वो मैं आपको बता दे रहा हूं. ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं कराना चाह रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 13, बाकी तो है अच्छे, बाकी सब भी है, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपके पास 13 और 19 यहां से, और भी अभी बाकी चैप्टर्स में आएंगे. कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा टी b e की पावर बीटा टी, where a b alpha beta are positive constant, then the velocity of particle will, दोनों x बराबर क्या है a e की पावर अल्फा टी प्लस b e की पावर माइनस बीटा टी. माइनस पहले है कि बाद में? माइनस अल्फा टी है, बीटा टी बाद में. यहां माइनस है और यहां माइनस नहीं है. आपसे सवाल करते हैं वेलोसिटी का क्या हश्र होगा. आओ वेलोसिटी निकालते हैं. वेलोसिटी बराबर होता क्या है बताओ? वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt. तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे. अब देखो डिफरेंशिएट करने का तरीका. सबसे पहले कांस्टेंट है तो वो अपनी जगह रहेगा. अब e की पावर माइनस अल्फा टी है. हम लोगों ने पढ़ा था अगर e की पावर x होता है तो उसका e की पावर x होता है.
लेकिन अगर e की पावर ax होता है तो उसका हो जाता है a e की पावर ax। क्या हमने यही पढ़ा है? अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप समस्या से जूझेंगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो समस्या से नहीं जूझेंगे भाइयों बहनों, सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है a की जगह माइनस अल्फा है, तो a फिर e की पावर माइनस अल्फा टी आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्लस b, फिर ये क्या आएगा, यहां भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, या सिंपली जो फॉर्मूला है वो लगा दो, बीटा शुरुआत में हो जाएगा e की पावर बीटा टी। इसको थोड़ा मैं ठीक ठाक लिखता हूं अपने तरीके से, है हिम्मत तो संभालना। b बीटा e की पावर बीटा टी माइनस a अल्फा बाई में e की पावर अल्फा टी। गया नेटवर्क, यह आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक, अब डिफरेंशिएशन का काम तो यहीं खत्म हो गया। अब जो बात होगी वो बात लॉजिकल ब्रेन से होगी, जो मैथमेटिकल ब्रेन है उससे होगी। आइए, सबसे पहले वो कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा बराबर बीटा। अरे महागलत है ये दोनों। कैसे? बीटा पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और कहता है जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो तभी हो सकता है जब ये मसाला और ये मसाला बराबर हो जाए। आपने अल्फा और बीटा को बराबर कर दिया, पर ए और बी थोड़ी बराबर है। दूसरी बात, यहां डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, जीरो नहीं आ सकता। तो अल्फा बराबर बीटा करने से जीरो नहीं आएगा। अब दो ऑप्शन और दे रखे हैं इन्होंने, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ घट रहा है। लेट अस सी, देखो अगर आप टी बढ़ाओगे तो सोचो यह मसाले का क्या हाल होगा। यह मसाला बढ़ेगा बढ़ेगा, यह मसाला ये बढ़ाओगे तो यह बढ़ेगा, और यह बढ़ेगा तो यह मसाला घटेगा, यह मसाला घटेगा। आप सोच के देखो ना, टाइम बढ़ाओगे तो यह मसाला बढ़ेगा क्योंकि पावर बढ़ेगी, और टाइम बढ़ाओगे तो यह मसाला घटेगा क्योंकि यह पावर यहां बढ़ेगी तो यह मसाला घटेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो नेट क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों? ये चीज बढ़ेगी और ये घटेगी, तो अल्टीमेटली बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, गो ऑन इंक्रीज विथ टाइम। डिफरेंशिएशन कैसे किया मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलो आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन मैं और करा दूंगा। कहता है, हालांकि एक क्या दो करा देता हूं, ये दोनों करा देता हूं या ये करा देता हूं खाली। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ at time t given by f बराबर f naught 1 minus t by t, where f naught and t are constant. The particle at t बराबर 0 has zero velocity. t बराबर 0 पे velocity कितनी है? 0 है। In the time interval between t बराबर 0 and instant when f बराबर 0, the particle velocity, यानी आपको बताना है जब f 0 है तो पार्टिकल की वेलोसिटी vx है ना, vx कुछ होगा, वो आपको बताना है। उस इंस्टेंट की बात है, t बराबर 0 और t बराबर f जब 0 है तब आपको बताना है। बहुत सिंपल है, समझिएगा। कहता है f एक्सेलरेशन है जो कि f नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी दिया गया है। कहता है t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है? 0। एक इंफॉर्मेशन देता है t बराबर 0 पे, तो जब f 0 है तब वेलोसिटी क्या होगी? जब f 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी? एक बात अपने को समझ में नहीं आई, t बराबर 0 पे वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन f बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है? इसका मतलब यहां पर कितना इंस्टेंट हुआ, किस इंस्टेंट पे f0 है, अपने को नहीं पता। अपने को यह बात नहीं पता है कि किस इंस्टेंट पे
F0 है, राइट। चलो देखेंगे किस इंस्टेंट पे F0 है। पहले हम वेलोसिटी तो निकाल लें, फिर वो इंस्टेंट पता करें जब F0 हो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ये देखो। F बराबर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सटीक लिख लो। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी होती है तो एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। करो इंटीग्रेट। F0 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आएगा F0t माइनस F0/t, ये भी एक कांस्टेंट हो गया। t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t²/2। चूंकि मैंने यहां कोई लिमिट नहीं लगा रखी है, लगा रखी है क्या, तो जाहिर सी बात है कि एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लीजिए c। अब हमको दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमको यह निकालना है कि जब F0 है तो वेलोसिटी क्या है, जब F0 है तो वेलोसिटी क्या है। तो दो बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। एक प्रॉब्लम यह है कि हमको t नहीं पता है, किस t पर F0 है, और दूसरा हमको यह c नहीं पता है। पहले हम c का इंतजाम करते हैं, फिर t का इंतजाम करते हैं। समझ में आ गया। यह हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया भाई और बहनों। अब हम t और c दोनों का इंतजाम करते हैं। सबसे पहले हम एक बात जानते हैं, t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0। t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या है भाई और बहनों, 0। आओ t बराबर 0 करो और वेलोसिटी भी 0 कर दो। t बराबर 0 और वेलोसिटी 0 करते चले जाओ। ओहो, c कितना आ गया, 0। ठीक, c की वैल्यू आ गई 0। अब हमारा दूसरा हेडेक है कि f कब 0 होगा। ये देखो f का एक्सप्रेशन। अगर हम चाहते हैं कि f 0 हो जाए और हमें वो इंस्टेंट पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। f को कर दो 0, F0 माइनस में F0t/T, इधर उधर कर लो, आपकी आदत है इधर उधर करने की। इक्वल टू में F0 एक कम F0, t बराबर में T आ गया। यानी इस समय पे F0 है, ये समय हम रख दें और c की वैल्यू रख दें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट। इस इंस्टेंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए भाई और बहनों, उसी इंस्टेंट पे जा रहे हैं वेलोसिटी निकालने। देखो ध्यान से समझना, F0t माइनस में F0/T इंटू t²/2 और c की वैल्यू क्या निकाले हो, 0। कंफर्म है। यहां से t कैंसिल हो गया, F0t में से F0t/2 घटाओगे तो F0t/2 आएगा। समझ में आ गया भाई। हमने यहां पर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला इंटीग्रेट करके। जब एक्सप्रेशन निकाला तो हमारे सामने समस्या c की थी, और वो इंस्टेंट जब F0 है तो हमने पहले c निकाल लिया पहली इंफॉर्मेशन से, और दूसरी इंफॉर्मेशन से हमने वो t निकाल लिया। t निकाल के हमने कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है। तो यहां पर देखो एक बात समझो, जब फिजिक्स में मैथमेटिक्स लगती है ना तो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं लगती है, फिजिक्स भी लगती है। बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। गणित के जैसा नहीं चलेगा, यहां पर प्योर गणित नहीं है ये, गणित में कॉन्सेप्ट भी आने वाला है फिजिक्स का। चलो, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। बाकी ये सब बकवास क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप कर लेंगे। तो अगर आप देखें कि क्वेश्चन किधर बीच आए हैं तो आप देखेंगे, ये देखो 2016 में क्वेश्चन आया है यहां से, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, 1D में। और देखो 2020 में जो क्वेश्चन आया है वो मैथमेटिक्स का नहीं है, 1D में 2020 में क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं है, ठीक। और 2019-20 सब में देखोगे तो मतलब अभी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर था। दूसरे चैप्टर में आपको कोई सीवियर मैथमेटिक्स नहीं होगी भाई और बहनों। मतलब नेक्स्ट मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं आता है भाई और बहनों, जहां पर आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़े। हाँ, ये वेक्टर मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग मैथमेटिक्स है, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। मतलब मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसमें आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस होगा। हाँ, सर्कुलर में मिलेगा लेकिन और बाकी में नहीं मिलेगा, ठीक।
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले चैप्टर पे चलते हैं। मैं सारे चैप्टर आपको एक जगह दिखा रहा हूं। लॉज ऑफ मोशन, ठीक, लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैथमेटिक्स का प्रयोग देखेंगे, जैसे यहां पर मैथमेटिक्स का प्रयोग है, ठीक है। इसके पहले भी देख ले रहा हूं मैं, नहीं यहां पर है, ये देखिए, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं, ठीक। देखो यहां पर क्या कहता है, ये कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट, नाउ अ फोर्स F is equal to 60 square plus 40 J cap is applied on the object, then velocity of object at t equal to 3 seconds। सुनिए, बॉडी पे लगने वाला फोर्स कितना दिया है, 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, इसमें वेक्टर और सब मिक्स है। आपको वेलोसिटी चाहिए 3 सेकंड पे। अब फोर्स से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकल जाती है, फोर्स से कैसे वेलोसिटी निकलेगी, पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, फोर्स बाई में मास, यानी आप मास से भाग दे दीजिए। मास कितना है 3 kg, 3 kg से भाग दीजिए 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप, ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब आपको इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक। वेलोसिटी का जब एक्सप्रेशन निकालोगे तो आप a dt इंटीग्रेट करोगे कि नहीं करोगे, करा जाए, करो। यहां देखो इंटीग्रेट करो, 2t क्यूब बाई में 3, 2 अपनी जगह रहेगा, t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 आई कैप प्लस 4/3 टी स्क्वायर बाई 2, टी का क्या आएगा टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप, और साथ में आएगा एक कांस्टेंट, क्यों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। थोड़ा इसको सुसज्जित करके लिख लेते हैं, ये भी 2 ही बन जाएगा। तो यहां से 2/3 टी क्यूब आई कैप प्लस 2/3 टी स्क्वायर जे कैप प्लस में c आया वेलोसिटी। अब हमारे सामने जो सरदर्द है, हमें कितने सेकंड पे चाहिए एक्सेलरेशन, t बराबर 3 सेकंड पे। तो हमको अगर यहां पर 3 सेकंड में रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन c प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन में जहां c आता है वहां क्वेश्चन वाला इंतजाम करके देगा आपको। अब इनने क्या कहा है, बॉडी इज एट रेस्ट, यानी जब शुरुआत में हमने पढ़ना शुरू किया है तो वेलोसिटी क्या है 0, तो वेलोसिटी यहां 0 कर दोगे तो हर जगह 0 प्लस 0 बराबर c, c की वैल्यू आ गई 0। तो c तो आपको पता चल गया। कितने समय पे बताना है, 3 सेकंड पे बताना है, उठा के वैल्यू पुट कर लीजिए, वेलोसिटी निकालिए, 3 सेकंड रखिए, 2/3 इंटू 3 का क्यूब टी क्यूब, 3 का क्यूब सॉरी आई कैप प्लस 2/3 इंटू 3 का स्क्वायर जे कैप। समझ आ रहा है। अगर यहां पर भाग दे दोगे तो यहां 27 आएगा, 9 दूना 18 आई कैप आ जाएगा भाइयों बहनों, और ये 9 3 3 की 9 1 3 से 3 प्लस 6 जे कैप। क्या कोई है ऑप्शन में, दैट ऑप्शन विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है, इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वाइट इजी। अच्छा, हमारा दिमाग यहां कैसे काम किया कि यार हमको यही करना है। ये फोर्स देखो ना, क्या कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल, वेरिएबल, और जब फोर्स वेरिएबल आएगा क्वांटिटी में वेरिएशन आ जाएगा, क्वांटिटी विल डिपेंड सम अदर क्वांटिटी, तो वहां पर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, राइट। चलो क्लियर है, कोई समस्या की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन है यहां पर देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। जितने क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हैं मैं वही क्वेश्चन आपसे करा रहा हूं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन बुलेट इज गिवन बाय F बराबर 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t, वेयर F इज इन न्यूटन एंड T इज इन सेकेंड, द फोर्स ऑन बुलेट बिकम 0 एज सुन एज इट लीव द बैरल। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड, फोर्स कितना है 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t,
फोर्स कितना लग रहा है जी? 600 इंटू 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t, ये न्यूटन में फोर्स है। ठीक, इतना फोर्स भाई और बहनों लग रहा है। कहता है इंपल्स बताइए, बॉडी पे लगने वाला इंपल्स बुलेट पे लगने वाला इंपल्स बताइए। बैरल के निकलते निकलते इस पे लगने वाला फोर्स क्या है? 0 हो जा रहा है। जाहिर सी बात है, बैरल से अगर बाहर आ गया, बैरल मतलब वो नाली नहीं होती, कोई बात वही वाला। अच्छा, आप सोच के देखो, हमको इंपल्स कैसे निकालना होता था? याद करिए, मैंने पूरा इंटीग्रेशन सब बताया है। इंपल्स निकालने का तरीका होता है एफ डी टी को इंटीग्रेट करो। ठीक, एफ डी टी को क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। और कहता है जैसे ही ये बैरल लीव किया है, जो फोर्स है वो क्या है? 0 हो गया। पर एक बहुत बड़ी समस्या अपने सामने यार, सामने ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फोर्स लगाया गया है ये कब तक लगा है। ये तो कह रहा है कि बैरल से निकलने पे 0 है, पर कब तक लगा है? देखो, गणित और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होगा, खाली गणित से दिमाग नहीं चलेगा कि आप एफडीटी कर दो। अब इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एफडीटी इंटीग्रेट कर भी दोगे, इंपल्स निकाल भी दोगे, तो एक कांस्टेंट आपको परेशान कर रहा होगा। सोचो तो, इंटीग्रेट करोगे सी आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो भाई और बहनों, एक बात अपने को यह समझनी है कि भाई ये फोर्स बैरल में तब तक लग रहा है, बुलेट पे तब तक लग रहा है जब तक वो बैरल में है। बैरल के बाहर, पर वो समय क्या है? वो समय का लिमिट नहीं दिया। आइए हम यहां देखते हैं फोर्स को 0 करके, फॉर एफ टू बी 0। आओ 0 करो। अगर आप इस इक्वेशन में 0 रख दोगे, राइट, तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी? 600 बाई में 2 इंटू 10 की पावर 5, अर्थात ये 3 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड आएगा। कर लेना सन्नाटे में। आप में से कुछ लोग सोचेंगे भैया हमारा जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करेगा? इसी के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एज मच एज यू कैन आप प्रैक्टिस करिए, वरना फिर काहे की प्रैक्टिस, काहे की जरूरत प्रैक्टिस की? तो यहां इंटीग्रेट करोगे जब से फोर्स लगना शुरू हुआ और जब तक फोर्स लगेगा। कब तक लगेगा? 3 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड तक। हमें कैसे पता? फोर्स के एक्सप्रेशन से हमने जान लिया। चलो आओ इंटीग्रेट करते हैं इस फोर्स को। आप पढ़े लिखे लोग हैं। 600 एक कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन आएगा 600t, और माइनस में 2 इंटू 10 की पावर 5, और t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t²/2। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 3 इंटू 10 की पावर -3 तक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मामले को बढ़ाते हैं आगे। एक बार अपर लिमिट लेंगे, एक बार लोअर लिमिट। चलो अपर लिमिट लेते हैं। 600 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5। चाहो तो आप क्या इस 2 को लिखोगे? इसको उड़ा ही दो। 10 की पावर 5 इंटू में यही अभी रहेगी वैल्यू, इसका स्क्वायर करो, 9 इंटू 10 की पावर -6। ये आ गया अपर लिमिट। मैंने एक बार ये वैल्यू पुट कर दी इन दोनों जगहों पर, यहां पर भी और यहां पर भी। देखो ये आया। फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे। जब लोअर लिमिट लगाओगे तो लोअर लिमिट इज 0, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। आप इसको घटाओगे, ये 1.8 आएगा और यहां 0.9 आएगा, ये घट करके आएगा 0.9, तो वैल्यू आ गई 0.9। समझ में आ गया आपके? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बातें। तो ये मैंने आपको बता दिया किसमें? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किस तरीके से यहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा। अभी सारी बातें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की चल रही है भाई और बहनों। ठीक है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग अलग चैप्टर्स में आता जा रहा है? आइए वर्क एनर्जी पावर में। बहुत अच्छी बात है, ये तो वेक्टर का क्वेश्चन है।
अच्छा ये वर्क नहीं कहीं होगा, चलो कोई नहीं, इसमें दिख नहीं रहा। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स अगर होता है तो हमें जरूरत पड़ती है, यहां है देखो, यहां वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ठीक, देखो ये 2019 का क्वेश्चन है भाई और बहनों। मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं जहां पर जैसे आता रहता है ना वो क्वेश्चन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, एक फोर्स है F इज इक्वल टू 20 प्लस 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton, y is in meter. Work done by force moving to move from particle 0 से 1 मीटर। सुनो, फोर्स कितना दे रखा था? 20 प्लस 10y। ये फंक्शन है फोर्स का, y डायरेक्शन में लग रहा है और ये फंक्शन फोर्स का दे रखा है, और कहता है हमको 0 से लेकर 1 मीटर तक ले जाने में पार्टिकल को कितना वर्क करना पड़ा। कहां से कहां तक? x बराबर 0 से y बराबर 0 से y बराबर 1 मीटर तक। ठीक, सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है भाई और बहनों इसमें। वेरी इजी, वेरी सिंपल। कैसे? समझिए, सबसे पहली बात यह है कि ये फोर्स का फंक्शन दे रखा है, फोर्स वेरिएबल है। मैंने आपको बताया वर्क निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स या एफ डी आर या जो भी आप बोलिए, y है तो एफ डी वाई हो जाएगा। 0 से लेकर 1 मीटर तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट, बोलो डेफिनेट। आओ लिमिट लगाओ, 20 का इंटीग्रेशन करो, कांस्टेंट है 20 का इंटीग्रेशन 20y प्लस 10y का इंटीग्रेशन, 10 अपनी जगह रहेगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से 1 मीटर तक। 2 पंचे 10। चलो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। चलो अपर लिमिट लो, अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखने जा रहे हैं, 20 इंटू में y की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर। ये अपर लिमिट हुआ। लोअर लिमिट लो, 20 इंटू में 0 और प्लस 5 इंटू में 0 लो। तो यहां 20 और 1 का स्क्वायर तो 2 होता है ना, एक ही होता है। 20 और 5 कितना हो गया? 25, 25 जूल। बाकी वो तो 0 ही आएगा। ठीक बात है। 2019 का क्वेश्चन है, 25 जूल आंसर है। समझ में आ गया आपके? कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक और क्वेश्चन है, देख लो यहां पर, चाहो तो ये देख लो, चाहे तो ये देख लो, ये वाला देख लो। चलो ये 94 92 में पूछा गया, बंडल सवाल है। फोर्स का फंक्शन दिया है, 0 से 5 मीटर तक का वर्क डन पूछा। ये नहीं बताएंगे, एक ये बता दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, लुकिंग गुड। कहता है एक फोर्स एक्ट करता है 3 ग्राम पार्टिकल पे इस तरह से कि पोजीशन उसका दिया है 3t - 4t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड इज 3t - 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। इसको यही सॉल्व कर दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा। जगह तो है ही बहुत, काफी भरपूर जगह। सुनिए, यहां इन्होंने x का ये फंक्शन दे रखा है और शुरुआती 4 सेकेंड का वर्क डन पूछ रहा है। भाई यहां फोर्स का फंक्शन नहीं दे रखा है, फिर कैसे निकालेंगे वर्क डन? वर्क डन के लिए अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। शुरुआत में क्या स्पीड है और बाद में क्या स्पीड है ये निकाल ले। हमें 0 से लेकर 4 तक का निकालना है, तो पहले 0 पे स्पीड निकाल ले, फिर 4 पे निकाल दे, तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। बोलो भाई और बहनों। तो आपके सामने स्पीड कहां दे रखी है? आपके सामने तो दे रखा है x की वैल्यू। देखिए ना क्या दे रखा है भाई और बहनों? x की वैल्यू। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v dx by dt। करो डिफरेंशिएट। 380 प्लस 3t स्क्वेयर, करो डिफरेंशिएट। ठीक, चलो
अब एक काम करते हैं, यहां पर हम t बराबर 0 पे v निकालते हैं, वो इनिशियल होगा। t की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 आएगा, देख। और t की वैल्यू अगर आप 4 सेकंड रखेंगे तब कितना आएगा, देखो रखो, 3 माइनस 8 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये 32 हुआ और ये 48 हुआ। तो 48 में से 32 गया, 16 और 3 19, 19 मीटर पर सेकेंड आएगा भाई और बहनों। तो आपने फाइनल स्पीड निकाल ली और इनिशियल स्पीड निकाल ली। तो क्या आप वर्क डन निकाल सकते हैं? कैसे? हाफ m बाहर ले लोगे और v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। v फाइनल v इनिशियल निकाले बैठे हो, मास इन्होंने दे रखा होगा 3 ग्राम। कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप समझ के होंगे इसके आगे का सॉल्यूशन। क्लियर? कोई दर्द नहीं है। क्या और आगे बढ़ा जाए चैप्टर्स में? और आगे बढ़ते हैं जी, चलिए। क्वेश्चंस के अंबार हैं, पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। बस आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, क्या इंटीग्रेट करने से क्या आता है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फंक्शन को पहचान के फार्मूला लगाने आना चाहिए। ठीक है, जब तक आप फार्मूला फंक्शन नहीं पहचानोगे तो फार्मूला लगाना आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा भाई और बहनों। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के नहीं मिलते हैं जहां पर आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़े, क्योंकि खुद ही अपने आप में रोटेशनल डायनामिक्स एक भयंकर टॉपिक है। पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं, भयंकर रहेगा नहीं, भयंकर नहीं रहने वाला। आओ आगे चलते हैं, इसको छोड़ो, रोटेशन में आएगा तो देखा जाएगा, रोटेशन जब पढ़ाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आने वाले चैप्टर्स में वो क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, ग्रेविटेशन वगैरह में भी आपको क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसके बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखता हूं, अभी तो 11th का पोर्शन है ना, 11th के पोर्शन में ही चल रहे हैं। 12th के पोर्शन में आओ देखते हैं कुछ, ये 11th का पोर्शन है पूरा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ गई तो बहुत छोटा है। थर्मल प्रॉपर्टीज, इन सब में आपको यूजुअली नहीं मिलने वाला, इन सब में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की जरूरत बहुत ना के बराबर पड़ने वाली। हीट वगैरह चैप्टर में नहीं पड़ेगी आपको, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि लगता नहीं, लगता तो है ही, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चल रहा हूं भाई और बहनों। यहां जो भी मैं स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं दैट इज ऑल अबाउट नीट। क्लियर? तो भाई और बहनों ये हीट वाले चैप्टर में आपको बड़ा मुश्किल से मिलने वाला है जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ गया। अब आपको सीधे मिलने वाला है, यहां भी आपको मिलेगा ऑसिलेशन में, लेकिन यार ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा मिलेगी, तो ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा मैं ऑसिलेशन वेव में करूंगा भाई और बहनों। अभी मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे फुल्ली आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप लगाते हैं। वेव वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें साउंड वाला चैप्टर है वहां आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलो आइए अब 12th वाले केस में आ जाते हैं हम लोग। 12th में आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहां पर आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आधारित होंगे भाई और बहन। कुछ डायरेक्ट होंगे और कुछ इनडायरेक्ट होंगे। ठीक है, कुछ डायरेक्ट होंगे और कुछ इनडायरेक्ट होंगे। जैसे मैं यहां पर आपको एक पोटेंशियल का फॉर्मूला दिखाता हूं, पोटेंशियल वाला, गॉस लॉ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एनसीईआरटी के हिसाब से दिया ना। जब पोटेंशियल से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जैसे ये देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां दिख रहा है, नीचे भी एक होगा, ये देखो यहां भी है। जैसे ये क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट इज गिवन B इज इक्वल टू 4x², द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102 इन वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पोटेंशियल से निकालना होता है तो सीधे होता है -dV/dr।
अगर x डायरेक्शन में है तो dv बाई डी एक्स ई एक्स। ई वाई कैसे निकलता है? माइनस dv बाई डी वाई, और z डायरेक्शन का निकालना होता है तो माइनस dv बाई डी जेड। हमारी यहां बुद्धि काम करती है, अगर आप लगा पा रहे हो। ठीक, कि यहां पर x डायरेक्शन में दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो x डायरेक्शन में ही होने वाली है। अब x डायरेक्शन में है तो हम इसे क्या करते हैं, देखते हैं 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। ex की वैल्यू d बाई डी एक्स करो डिफरेंशिएट, 4 बाहर ले लिया, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, यानी माइनस 8x आएगा भाई और बहनों। किस पॉइंट पे हमें पता करना है, किस पॉइंट पे हमें पता करना है, जरा देख लीजिए। हमें पता करना है भाई और बहनों 102 पर। किस पे? 102, 1, 0, 2, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 1 है तो ये आ गया -8 वोल्ट पर मीटर। -8 का मतलब निगेटिव x में होना, ठीक बात है। -8 वोल्ट पर मीटर का मतलब निगेटिव x में होना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके? तो ऐसे तमाम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको मिलते चले जाएंगे अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग जगहों पर। आई होप मैंने बहुत से क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक आपको बेसिक आइडिया तो लग ही गया है कि क्या मामला है। और अभी खत्म नहीं हो रहा है मामला, अलग अलग चैप्टर्स में जैसे जैसे ये आता जाएगा मैं आपसे डिस्कस करता चला जाऊंगा। ठीक है भाई और बहनों, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब आप फंक्शन देख के जानेंगे। बात अभी मेरी मैथमेटिक्स की यही खत्म नहीं हो जाएगी, ये बात अभी कंटिन्यू रहेगी। अलग अलग चैप्टर्स में जैसे जैसे मैथमेटिक्स आते जाएंगे मैं आपसे उस पर भी चर्चा करता जाऊंगा। आइए अब बात करते हैं भाई और बहनों वेक्टर एनालिसिस की। वेक्टर एनालिसिस, ठीक, या वेक्टर मैथमेटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई और बहनों कि यहां पर वेक्टर किसे कहते हैं। व्हाट इज वेक्टर, आप जानते होंगे। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको पढ़ने, लिखने और समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। यह आप समझते हैं बहुत आसान है। क्यों डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन नहीं बताया जाएगा तो आपके लिए पढ़ाई करना मुश्किल होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी उम्र क्या है तो आपने कहा जी मेरी उम्र 17 साल है। ये नहीं बोलोगे 17 साल ईस्ट में है, 17 साल वेस्ट में है। अरे भाई चाहे किधर भी मुंह करके खड़ा कर दो, उम्र तो वही है। यानी आपकी एज, आपकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, उसको मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको एक सवाल करूं कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और बॉडी 5 kg की है तो एक्सलेरेशन बताओ, आप नहीं बता सकते। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, कक्षा 5 का बच्चा बता देता है, बराबर मैं निकाल लेगा। ठीक है, अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया तो निकालो कितना एक्सलेरेशन आएगा, 0 आएगा। यानी सिर्फ फोर्स और मास की वैल्यू बता देने से आप एक्सेलेरेशन नहीं बता पाओगे। फोर्स की वैल्यू से काम नहीं चलेगा, आपको फोर्स का डायरेक्शन भी जानना जरूरी होता है, उसको वेक्टर बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिनको पढ़ने, लिखने और समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। आप नाम से किसी क्वांटिटी को कभी नहीं जान पाओगे कि कौन वेक्टर है जब तक उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाए। आप अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग क्वांटिटीज को पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो वहां आपको बता दिया जाएगा ये वेक्टर। जैसे वेक्टर आपके दिमाग में आए, फौरन आपको एक बात समझना है कि दुनिया में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनकी मैथमेटिक्स अलग होती है। क्यों अलग होती है समझिएगा। एक बॉडी है,
उसके ऊपर मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमारा अलजेब्रा कहता है 10 + 10 20, नहीं 10 + 10 क्या आ जाएगा 20, लेकिन यहां पर 10 + 10 क्या आ जाएगा भाई और बहनों 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना इफर्ट इधर से आएगा उतना इफर्ट इधर से आएगा, 0 आ गया। ओहो, लेकिन अगर मैं यही फोर्स ऐसे लगाने के बजाय ऐसे लगा दूं, अब मैं पूछूं कितना फोर्स आया, तो अभी भी जवाब 10 + 10 20 नहीं है और ना 0 है, अब जवाब कुछ और है। तो भैया ये वेक्टर जब कहीं पर जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, मल्टीप्लाई किए जाते हैं, तो इनका तरीका अलग होता है। इनके लिए एक स्पेशल मैथमेटिक्स होती है जिसको हम कहते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं? वेक्टर सम रूल। क्या कहते हैं जी? वेक्टर सम रूल। और वही आपको यहां सीखना है, वेक्टर सम रूल। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं मॉड्यूल खोल लेता हूं, कुछ कुछ पॉइंट आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए जो मॉड्यूल है, अगर किसी के पास में भी मॉड्यूल नहीं है भाई और बहनों, तो मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां जाएंगे और वहां से आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी का भी। चलो आओ, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में समझ में आ गया। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। हम लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंबल में करेंगे और हम डायग्राम में करेंगे। लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है? किसी वेक्टर को लिखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सबसे पहले मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन। अब जैसे मैंने आपके सामने कहा एक वेक्टर है 5 यूनिट, क्या ये वेक्टर है? आप कहोगे नहीं, क्यों? मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन का है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है अगर लैंग्वेज में लिख रहे हो। 5 यूनिट लिखते हैं तो इसके आगे मल्टीप्लाई करके कोई डायरेक्शन लिखा होता है, जैसे यहां देखो लिखा हुआ है 10 यूनिट ईस्टवर्ड। सिंबल में कैसे लिखते हैं? कोई भी वेक्टर हो, फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी वेक्टर को लिखना हो, जैसे मान लीजिए उस वेक्टर का नाम ए है, तो वेक्टर का सिंबल बनता है ए के ऊपर तीर। शब्दों में लिखा आपने 10 यूनिट। अब आप कहेंगे 10 यूनिट से क्या मतलब है? अरे भैया जो वेक्टर होगा उसकी यूनिट, फोर्स है तो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, टॉर्क है तो न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। डिपेंड करता है कि कौन सा वेक्टर है। 10 यूनिट जनरलाइज कर रहे हैं इसलिए 10 यूनिट लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाई कोई डायरेक्शन होना चाहिए, और अगर इसी सिंबल को 2 डंडी से घेर दिया जाए तो ये मॉड को रिप्रेजेंट करता है, ये स्केलर कहलाएगा, यानी ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को, अरे स्केलर या मैग्नीट्यूड बात एक ही है, मैं मैग्नीट्यूड बोलूं या स्केलर बोलूं बात एक ही है। तो ये स्केलर हो गया या मैग्नीट्यूड हो गया। जब मैग्नीट्यूड, भैया मैग्नीट्यूड ही स्केलर कहलाता है, स्केलर ही मैग्नीट्यूड कहलाता है, समझ जाइए। आप कहेंगे जी हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, जहां मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अगर स्केलर लिखना है, ये वेक्टर लिखा है, स्केलर यानी मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्या लिखोगे? 10 यूनिट। समझ में आ गया? तो यहां पर अगर ऐसे लिखा है तो वेक्टर, और ऐसे बना हुआ है तो ओनली मैग्नीट्यूड। और आप एरो से भी दिखाते हो इसको डायग्राम में। कैसे? एक एरो के जरिए 10 यूनिट का एक हमने एरो ले लिया, 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर मानते हुए, तो 10 यूनिट का यहां पर एक एरो बन गया, काम हो गया हमारा। क्लियर? सिंपल है। ठीक, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ वेक्टर के पीछे ज्यादा तबाह नहीं होना है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। और यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन का फोर्स, यूनिट वेक्टर। लेकिन जितने भी यूनिट वेक्टर होंगे, एक बात श्योर है कि उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उनके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, क्योंकि है तो वेक्टर।
भाई यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ना, तो कोई डायरेक्शन होगा। जैसे स्टैंडर्ड के तौर पे आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं जो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड में, अगर आप कभी भी किसी यूनिट वेक्टर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यह संख्या एक वेक्टर में बदल जाती है। कैसे? संख्या वैल्यू हो गई और ये डायरेक्शन बता रहा है। अगर किसी संख्या को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या में बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 है ना, 1 इंटू दुनिया इज इक्वल टू दुनिया। अरे 1 इंटू कुछ भी वो ही रहता है। यानी अगर आप किसी संख्या में, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में, किसी स्केलर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस स्केलर को डायरेक्शन मिल जाएगा और वो एक वेक्टर में बदल जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बात और आती है यहां पर कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर से क्या मतलब है? अगर मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर कहलाता है, उसी के डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। अगर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपली उस वेक्टर को इसी के वैल्यू से भाग दे दो। जब वैल्यू से भाग दे दोगे तो वैल्यू कट के यूनिट वेक्टर बच जाएगा। तो कोई वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर से भाग दे दोगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसी डायरेक्शन का। ठीक, आपके सामने जब वेक्टर लिखा जाता है तो कई तरीके से लिखा जाता है। एक तो ऐसे भी लिखा जाता है, वेक्टर ए बराबर में मान लो 10 यूनिट ईस्टवर्ड। एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए बराबर में 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यह भी वेक्टर लिखा है। अब जब आप इसको देखते हो तो क्या समझते हो? इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वेक्टर है ना, यह 3 वेक्टर्स से मिलकर बना है। भाई ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तीनों को जोड़ा तो वेक्टर है। वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर ही तो आएगा। तो ए वेक्टर इज द सम ऑफ 5, 2 एंड 3। तो जब भी आप इस रूप में वेक्टर को देखो तो विचलित मत हो जाना, यह समझ जाना कि यह वेक्टर इन तीनों से मिलकर बना है। एक वेक्टर है लेकिन यह एक इन तीनों से मिलकर बना है। और जब भी कोई वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप की भाषा में लिखा हुआ हो, अगर मैं आपसे कहूं यहां तो वेक्टर ए की वैल्यू दिख रही है, पर यहां अगर मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 5 + 2 + 3, 5 2 7 3 10। नहीं, गलत। अगर वेक्टर इस रूप में लिखा हुआ भाई और बहनों, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड कैप, तो उसकी वैल्यू आएगी √x² + y² + z²। ये मैं आगे चल के प्रूव करूंगा, साबित करूंगा, डोंट वरी। तो यहां पर भाई और बहनों यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या हुआ? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, बाई में उसका मॉड कर दिया आपने, आ गया। तो आई होप आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या चीज होती है। आगे मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, जो मेन चीजें हैं मैं उस पर से फोकस कर रहा हूं। क्लियर? यानी अब आपके सामने 2 बातें आती हैं। अगर कोई भी वेक्टर आपके सामने लिखा जा रहा है तो वेक्टर 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो वेक्टर ए लिखा हुआ है ऐसे, मान लो थोड़ी देर के लिए 5 यूनिट, कहीं भी बोल दो 5 यूनिट, कहां बोल दें, ईस्ट डायरेक्शन मान लो। और कोई वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए ही बोल दो, चाहे तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, वेक्टर ए या वेक्टर बी कर लो, या चलो वेक्टर ए कर लो, 4i कैप + 3j कैप, ऐसे लिखा। तो वेक्टर कभी इस तरह से भाषा में मिलेगा या हो सकता है आई कैप, जे कैप की भाषा में मिलेगा। राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपके सामने कोई 2 वेक्टर मैं लेता हूं, कोई भी 2 वेक्टर आपके सामने ले रहा हूं। एक वेक्टर मैं ले रहा हूं वेक्टर ए, या तो ऐसे लिखा हुआ मान लो ए यूनिट, इसका एक डायरेक्शन है मान लो ईस्टवर्ड।
और वेक्टर बी मान लो लिखा है बी यूनिट, कहीं कह रहा है मान लो थीटा एंगल ऑफ ईस्ट, ईस्ट से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे मान लो थोड़ी देर के लिए, ये इसका डायरेक्शन लिखा है और ये वैल्यू और यहां वैल्यू। या हो सकता है ये वेक्टर ऐसे ना लिखे हो, ये वेक्टर ऐसे लिखे हो, वेक्टर ए बराबर में x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर बी बराबर में x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आपके सामने जब भी वेक्टर लिखे होंगे ऐसे ही लिखे होंगे, या तो इसे या तो इसे, या तो दो वेक्टर की वैल्यू दे करके एंगल डायरेक्शन डिफाइन कर दिया गया होगा, या उसको आई जे के कैप की भाषा में। यहां पर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, राइट। यहां पर आप इन दोनों के बीच का एंगल जान सकते हो, कैसे जान सकते हो, थीटा है, क्योंकि ये ईस्ट में है और ये थीटा एंगल ईस्ट में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। यहां अपने को थीटा वेटा नहीं पता है, कहां पता, बताओ, थीटा पता है, नहीं पता, खाली अपने को यह पता है कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। हद से हद यहां पर क्या किया जा सकता है, हद से हद यहां पर आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे वहां पर ए की वैल्यू आपको पता है ए यूनिट, डायरेक्ट, यहां डायरेक्ट नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। कैसे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। उसी तरीके से b की वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां सीधे सीधे पता है a की वैल्यू b की वैल्यू, और एंगल भी दोनों का पता है। वहां ऐसा एंगल नहीं पता है, हद से हद a की और b की वैल्यू निकाल सकते और कुछ नहीं। अब हमारे सामने एक सवाल आता है, सवाल यह आता है कि अगर इन दोनों रूप में लिखा हो तो हमको, अगर इन दोनों वेक्टर को जोड़ना हो तो हम क्या करें, ऐसे लिखा हो तो जोड़ना हो क्या करें, ऐसे लिखा है घटाना हो तो क्या करें, घटाना हो तो क्या करें, ऐसे लिखा हो मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करें, मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करें। डिवाइड कभी किया नहीं जाता है दो वेक्टर को, समझ में आ रहा है? तो भाई और बहनों, यहां पर अपने को समस्या क्या है, अपने को समस्या यह है कि इस रूप या इस रूप में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का कैसे किया जाता है। बुद्धि का खेल है, आपको समझना है, बहुत आसान। फिर छोटी मोटी बातें बताऊंगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एडिशन। देखो, अगर इस रूप में लिखा है तो ना आपको एडिशन में प्रॉब्लम है और ना सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है। कैसे एडिशन करना है, इसका मतलब a प्लस बी करना है, एक साथ जो प्रजातियां हैं जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप और प्लस z1 प्लस z2 k कैप। खत्म हमारा काम। अरे भैया कुछ है ही नहीं। अगर i j k कैप की भाषा में वेक्टर को लिख दिया गया है और आपको वेक्टर जोड़ना है तो आपके पास में कोई शर्त नहीं है, सेम शर्त नहीं है, सेम प्रजातियां जोड़ दीजिए, काम खत्म। लेकिन यहां आपको दर्द है, इसके लिए आपको कई लॉ है, लेकिन जो लॉ लगाना है दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, विच इज मच मोर इंपॉर्टेंट। यहां पर आप वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ए, और यहां बनाएंगे आप वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल बनाएंगे थीटा। आपके पास मर्जी है, आप डायग्राम बना लो या फार्मूला लगा लो। अब इनको जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा पहले, और पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी इन दोनों को जोड़ने पे जो आता है, हमारे पास यहां रिजल्टेंट सीधे सीधे निकला है, यहां रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। भाई और बहनों, या तो आप डायग्राम बना लो पटरी पेंसिल लेके, पर कहां नीट के एग्जाम में ठीक से पूरा कपड़ा तो पहन के जाने नहीं देते हैं, पटरी पेंसिल कहां से ले जाने देंगे, है कि नहीं है? कॉलर वाला मत पहनो, तो ये मत पहनो, तो झुमका मत पहनो, तो बाली मत पहनो। इस केस में आर की जो वैल्यू होती है उसका सीधा फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल, रिजल्टेंट की वैल्यू निकल आई। जैसा जैसा थीटा वैसा वैसा रिजल्टेंट। यह एंगल अल्फा है और बी से बीटा है,
अगर आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो कि डायरेक्शन क्या है, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाई में a प्लस बी कॉस थीटा, समझ रहे हैं। और tan बीटा बराबर में हो जाएगा a sin थीटा बाई में b प्लस a कॉस थीटा। समझ रहा है? बकवास सवाल है सब, ठीक। भाई और बहनों, आपके मॉड्यूल में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन किया गया है। देखो, लॉ ऑफ ट्रायंगल भी है, जोड़ने के 3 मेथड होते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पॉलीगॉन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन मैंने चर्चा किया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, क्योंकि आपको ज्यादातर वही लगाना है, ठीक है। ये देखो, क्लियर। आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे इस डायग्राम को नहीं याद रखते, वह फार्मूला याद है लेके घूम रहे हैं। भैया ए कहां था, बी कहां था, थीटा कहां था, अल्फा कहां था, बीटा कहां था, ये याद होना चाहिए। क्योंकि हर जगह नाम ए भी थोड़ी आएगा, कहीं कुछ और आएगा, रमेश सुरेश भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ये फिगर भी याद रखना बहुत जरूरी है कि हमने अल्फा कहां लिया, बीटा कहां लिया, थीटा कहां लिया। अब मैंने आपसे बोला था अलग अलग एंगल पर अलग अलग आता है, जैसे 0 डिग्री पे आएगा ए प्लस बी। अच्छा, इनका डायरेक्शन निकालना भी पड़ता है आपको। अब जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो जोड़ने पर सेम डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट आएगा। अरे भैया, दिस प्लस दिस इसी डायरेक्शन में, वह मैक्सिमम वैल्यू आती है रिजल्टेंट की। 90 डिग्री पर जोड़ोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहां पर देखो 90 डिग्री हमने बनाया, अगर 180 डिग्री पे जोड़ोगे, कहीं होगा 180 डिग्री, देखो तो वैल्यू घट जाती है। भैया वेक्टर जोड़े जा रहे हैं और वैल्यू घट जा रही है, गलत फैमिली का शिकार मत होना। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जोड़ोगे वेक्टर जुड़ेगा तो वैल्यू घट जाएगा। अब कहोगे वेक्टर जुड़ा वैल्यू घट रहा, क्यों? अरे भैया पैरेललोग्राम से आ रहा है ये रिजल्ट, ठीक। जब जोड़ते हो तो रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ आता है, जैसे ए बड़ा है तो ए की तरफ, बी बड़ा है तो बी की तरफ। चलो, ये सारे डिस्कशन है, मॉड्यूल में पढ़ लेना एक बार। मॉड्यूल के अंदर जितना मसाला लिखा, बड़ा कंठस्थ मसाला है, ना उसमें कुछ जोड़ने वाला है ना काटने वाला है, ठीक। चलो आइए, तो आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा। अगर ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसे लिखा है तो आपको यहां पर पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। एक बात और समझ लीजिए, जो एडिशन से संबंधित चीज है वो मैं आपको एक पॉइंट यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में कोई पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसके साथ जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, यहां एक पॉइंट लिखा होगा ट्राइंगल पॉलीगॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी एक पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है जिसमें कई वेक्टर बने हुए हैं, तो ऐसे वेक्टर जिनका हेड टेल जुड़ा हो, यानी जो सेम ऑर्डर में जुड़े हो, और जो अपोजिट ऑर्डर में जुड़े हो, अपोजिट ऑर्डर मतलब ये सेम में होंगे लेकिन इनके साथ अपोजिट, तो सेम ऑर्डर के वेक्टर का सम और अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर का सम बराबर होता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है पॉलीगॉन के अंदर। चलो, तो आपके समझ में आया एडिशन कैसे कर रहे हैं भाई और बहनों? ये आ रहा है तो वो आ रहा है तो कैसे कर रहे हैं, ये आ रहा है तो कैसे कर रहे हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे आपसे कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सिंपल बात है, समझिएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्शन, यहां तो कोई दर्द ही नहीं है। क्यों दर्द नहीं है? जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर दोगे, माइनस, काम खत्म। ये लो, एम चूरन चटनी है सब्ट्रैक्ट। लेकिन ऐसे हो तो सब्ट्रैक्शन बड़ा दिक्कत है। वेक्टर आर डैश निकालना है जो कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने पे आएगा। कैसे? अब यहां पर आपने ए बनाया और यहां आपने अपनी बी बनाया और ये इनके बीच का थीटा है, तो ये आर डैश की वैल्यू, देखो दो चीजें हैं, आर डैश की वैल्यू और आर डैश का डायरेक्शन। समझिएगा, मैं दोनों चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मास्टर ब्लास्टर तरीका हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं। आर डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? अंडर रूट में बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कोई दर्द वाली बात नहीं है, अलग अलग एंगल होगा, अलग अलग वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्शन निकालना है जी आर डैश का, तो भाई और बहनों यहां डायरेक्शन निकालने का एक अद्भुत तरीका है। तरीका यह है कि जिसके आगे माइनस लगा हुआ है उसको पलट दो, ये लो, वैल्यू वही रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। पलट दो, पलटने के बाद पैरेललोग्राम बना लो और फिर जो निकल के आएगा डायगोनल बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह, वो आर डैश हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या कर दिया आपने, क्यों पलट के जोड़ा है? अरे भैया, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने का इस दुनिया में कोई रूल नहीं है अलग से, जोड़ने वाला रूल ही लगाते हैं। तो जोड़ने वाला रूल लगाने के लिए हम बी को पलट करके ए के साथ जोड़ देते हैं, बी को पलट करके हम ए के साथ जोड़ देते हैं। सिंपल है, नॉट बिग डील। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रही है? तो भाइयों और बहनों, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में अलग खेल नहीं होता है। वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला, डायरेक्शन निकालने के लिए डायग्राम। एकदम बिल्कुल दिल दिमाग जान जिगर गुर्दे फेफड़े तिल्ली में बैठा लो। ऐसे लिखा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल बकवास। आओ थोड़ा मॉड्यूल में देख लेते हैं, आनंद आएगा। ये देखो, बी था, बी को पलटा गया, पलट के जोड़ दिया गया। वैल्यू ये है। अब अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू आती है। 0 डिग्री पे आएगा ए माइनस बी, रख के देखना इस वाले में। ठीक, दो वेक्टर को घटाओगे तो वैल्यू सीधे सीधे घट जाएगी। 4 यूनिट 3 यूनिट घटाओ 1 यूनिट। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करनी होगी तो देखो, बी को पहले पलटना पड़ेगा। ए और बी को पलटा, जब बी को पलटा तो एंगल कितना हो गया? पहले ये, फिर ये स्टेप आएगा, तब एंगल दिखा अपने को 180 डिग्री। और हमको याद है एडिशन में जब 180 डिग्री होता था तो बड़े वाले की तरफ आता था, ये लो बड़े वाला। ठीक उसी तरीके से यहां बी बड़ा किया, बी को पलटा तो बी की तरफ आया। 90 डिग्री पे क्या होगा? 90 डिग्री पर रिजल्टेंट घटाने पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यानी 4 यूनिट और 3 यूनिट को घटाओगे 90 डिग्री पे तो 5 यूनिट आने वाला है। 5 यूनिट जोड़ने पर भी 5, घटाने पर भी 5, लेकिन डायरेक्शन में फर्क आएगा। बी को पलटो, ए के साथ जोड़ दो। ऐसा ही 180 डिग्री पे हो रहा है। 180 डिग्री पे वैल्यू जुड़ जाती है, ए प्लस बी। आप कहोगे जी वेक्टर घट रहा है, वैल्यू जुड़ रही है। कंफ्यूजन मत करो, वेक्टर चढ़ा। अरे भैया वैल्यू घट रही, वैल्यू 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 वैल्यू, वेक्टर नहीं जुड़ रहा है, वैल्यू जुड़ रही है। तो वैल्यू जुड़ रही है, वैल्यू जुड़ रही है, क्योंकि 180 डिग्री रखने पर फार्मूला ये बन जाता है। कैसे निकालोगे? ए में से बी घटाना था, बी को पलटे, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया तो फिर उधर ही आ जाएगा आर एस। ठीक, और ये सब बातें कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं, आप देखिएगा नोट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए। तो भैया एडिशन समझ में आ गया और सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया। अब हमारे सामने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। एक बात समझो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है। जब किसी स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्केलर आता है। एग्जांपल, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अगर आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर आ जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी बराबर मोमेंटम, मास स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर। लेकिन जब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर से वेक्टर का मल्टीप्लाई दो तरीके से होता है, या तो स्केलर आता है या तो वेक्टर आता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यानी मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें मल्टीप्लाई करने से स्केलर प्रोडक्ट आएगा, और एक ऐसा तरीका जिसमें मल्टीप्लाई करने से वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। जिस मल्टीप्लाई करने से स्केलर प्रोडक्ट आता है उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और जिसको मल्टीप्लाई करने से वेक्टर प्रोडक्ट आता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों भाई? दो तरह से प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, एक बार स्केलर आ रहा है, एक बार वेक्टर आ रहा है। तो हमको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का जो सिंबल है
मल्टीप्लीकेशन वाला वो अलग तरह से दिखाना पड़ेगा। क्रॉस नहीं दिखाएंगे, डॉट और क्रॉस दिखाएंगे। डॉट कहां दिखाएंगे? जब स्केलर आएगा। और क्रॉस कहां दिखाएंगे? जब वेक्टर आएगा। ठीक, सिंपल। आइए अब आपके सामने फिर वही बातें आ जाती हैं निकल करके कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया, राइट। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फिर तो हमारे पास एक डॉट मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो सबसे पहले मैं डॉट मल्टीप्लिकेशन का जिक्र करने जा रहा हूं। अगर इस रूप में लिखा हो वेक्टर, तो इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा ए डॉट बी, कोई स्केलर आएगा। जैसे मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करते हो तो वर्क आता है, इसकी वैल्यू आएगी ए बी कॉस थीटा। भाई और बहनों यहां कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी? ए बी कॉस थीटा। यहां पर भी हमारे पास स्केलर आएगा, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। भाइयों बहनों अगर इस रूप में लिखा है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इस रूप में लिखा होगा तो हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। समझिएगा, अगर वैल्यू देके एंगल दिया हो तो ये डॉट प्रोडक्ट कर लेना s की वैल्यू निकालने के लिए, और अगर ऐसे दिया हो तो ये कर लेना। कौन सा प्रोडक्ट निकाल लें हम? डॉट प्रोडक्ट। कुछ ज्वलंत बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला। भाई और बहनों समझ में आ रहा है? अगर थीटा 90 डिग्री हुआ यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये याद रखो, एकदम फैक्ट है, बहुत इस्तेमाल होगा, ये धुआंधार इस्तेमाल होगा। सर्कुलर मोशन में आप पढ़ोगे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री, पावर डिलीवर्ड 0, वर्क डन 0। मैग्नेटिज्म में यही बात बताई गई थी। 90 डिग्री का बड़ा इस्तेमाल है, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। जो 0 डिग्री पे होंगे तो ए बी आएगा, किसी वेक्टर का उसी से डॉट कर दोगे तो ए स्क्वायर आएगा। जैसे आई का डॉट आई से करोगे तो 1 आएगा, जे का डॉट जैसे कि इस तरीके से वैल्यू बनती है। आइए अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। पहले यहां बात करते हैं। सुनिएगा, जब आप बात करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट की, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। एक क्रॉस करोगे तो कोई वेक्टर ही तो आएगा यहां पर। अरे वी नाम रख दिया, सी आ सकता है। अगर यह वेक्टर आएगा तो वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ए बी साइन थीटा, यह वैल्यू हो गई। लेकिन क्या यह वेक्टर लिखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वैल्यू लिखी है, डायरेक्शन भी तो लिखा होना चाहिए। तो डायरेक्शन होता है इसका एन कैप। अब ये कौन सी नई बल आ गई? ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एन कैप जो होता है वो ए क्रॉस बी, यानी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अभी मैं निकालने का तरीका सिखाऊंगा आपको। इस वेक्टर वी का डायरेक्शन एन कैप के अलॉन्ग होता है, यानी एन कैप का डायरेक्शन निकालोगे तो वी का निकल आएगा। एक बात श्योर है, इस वी का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर इस रूप में लिखा होगा तो ए क्रॉस बी, यह भी एक वेक्टर आएगा, और जब यह वेक्टर आएगा तो आई जे के की भाषा में आएगा। किसकी भाषा में? आई जे के की भाषा में। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आई कैप लिखो और आई का कोएफिशिएंट छोड़ दो, यानी एक्स को छोड़ दो, वाई जेड के ले लो, y1 z2 माइनस y2 z1, फिर माइनस लगाओगे। अब जे कैप का लिखना है तो y को छोड़ दो, x1 z2 माइनस x2 z1 जे कैप प्लस, अब इसको छोड़ दो, x1 y2 माइनस x2 y1 k कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन आई कैप जे कैप के कैप की भाषा में दिया हो।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। ठीक, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, मॉड्यूल के अंदर इसी चीज को देखते हैं। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आती है। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा क्रॉस प्रोडक्ट एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। बहुत से रूल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा राइट हैंड रूल। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, अपने राइट हैंड को इस्तेमाल करना है। ध्यान ये देना है कि पहले कौन वेक्टर है, बाद में कौन वेक्टर। जैसे पहले ए है, बाद में बी है, पहले भी बाद में होता तो मामला बदल जाएगा। तो जो पहले वेक्टर है उससे बाद की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाइए, और उंगलियां प्राकृतिक रूप से नेचुरली जैसे घूमती हो, ऐसे नहीं कि घुमाए चले जा रहे हो अंदर अंदर हाथ घुसा कर, ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है। ये ए है, ये बी है, हमने ए की तरफ हाथ रखा, ए ये है, ये लो। तो जब हाथ घुमाया तो देखा इधर जा रहा है, बी तो उधर है, तो हमको ऐसे हाथ रखना पड़ेगा। ये अंगूठा क्रॉस प्रोडक्ट को बताएगा। हमेशा ध्यान रखिए जो अपनी उंगलियां हैं, अपने ये जो हाथ है ना, ये वाला, ये अब इसको जो भी कहते हो बायोलॉजी के अंदर, उसको वेक्टर के सीधे में रख लेना, या तो ऐसे रख लेना या तो ऐसे रख लेना, दो ही तरह होगा। ऐसे घुमाए तो इधर, ऐसे घुमाए तो इधर, आगे ऊपर। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी से ए घुमाते, नीचे आ जाता। समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल निकालिए। देखो यहां पर तमाम डिस्कशन है। अगर कोई वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। क्यों? अरे एंगल 0 डिग्री होगा। कोई वेक्टर का उसी के डायरेक्शन में कितना एंगल आएगा? 0। तो ए क्रॉस एक, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे क्रॉस 0 के। अच्छा, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा? अगर आप आई ले रहे हो, अब आई किधर होता है बताओ? देखो सब, आई किधर होता है? एक्स, और जे ये रहा। आई क्रॉस जे करो तो आया कि नहीं? इधर इधर कौन होता है? के कैप होता है। तो आई क्रॉस जे के कैप की तरफ आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपके? तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0 डिग्री पे तो 0 आएगा, और 90 डिग्री पे जब करने वाले हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किधर आ रहा है। अगर आई क्रॉस जे के बजाय जे क्रॉस आई कर दोगे तो हाथ का डायरेक्शन पलट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट का वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, और ये कुछ पॉइंट्स हैं, अभी मैं आपको आगे मिसलेनियस पॉइंट्स बताऊंगा। ये सब न्यूमेरिकल के पॉइंट हैं। तो मैंने आपको यह बता दिया कि वेक्टर जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। क्लियर? उसके बाद एक और चीज आपको सीखनी है, वेक्टर को तोड़ना, रिजॉल्व करना। अरे भैया, रिजॉल्व करने का क्या मतलब है? दैट इज इंपॉर्टेंट। रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? रिजोल्यूशन का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए आपने दो वेक्टर जोड़ा, ए और बी, सी। तो सी को तोड़ने का मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ देना जिन वेक्टर्स को जोड़ने पर ये वेक्टर एज अ रिजल्टेंट आए। जैसे मैं आपके सामने बनाऊं, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और आपने जोड़ा तो आया ये वेक्टर सी। तो मैं ये बोलूंगा कि ए और बी को जोड़ने पर सी आ रहा है, या सी को तोड़ने पर ए और बी आ रहा है? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो तोड़ने का मतलब किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ देना जिनको जोड़ने पर वो वेक्टर एज अ रिजल्टेंट आए। भाई और बहनों, सिंपल बात है। यहां पर हम एक वेक्टर को दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में तोड़ेंगे, और ऐसे हिस्से होंगे जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दो हिस्से बनाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर हिस्से, रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा। फिर तीन हिस्से होंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल आप पढ़ने वाले हैं। देखो यहां देखो, यहां एक वेक्टर था, उसको हमने तोड़ दिया एक्स और ay में। अब दो बड़े सवाल आते हैं। सवाल यह आता है कि अगर आपको यह वेक्टर पता है और यह एंगल पता है तो आप टुकड़े कैसे निकालोगे? भाई देखो, यहां एक पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा महसूसोलॉजी लाओ। क्या ये डायगोनल है और ये दो टुकड़े?
तो अगर a पता है तो आप निकाल सकते हो x। कैसे? x बराबर a cos थीटा। अगर थीटा पता है, a पता है, तो y कंपोनेंट निकाल सकते हो, ए वाई बराबर a sin थीटा। सिंपल। आप x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिख सकते हो। दूसरा सवाल, अगर कंपोनेंट पता हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालें? जरा मुझे बताइए, दोनों कंपोनेंट कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे है। इन दोनों को जोड़ने पर a आ रहा है। दो वेक्टर का 90 डिग्री पे जोड़ने पर a कब आएगा? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये लो, समझ में आ गया? अगर आपके सामने कभी कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, वेक्टर a बराबर में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आप फौरन के फौरन समझ जाइएगा कि यह वेक्टर दो वेक्टर से मिलकर बना है, या ये कह लीजिए इस वेक्टर के ये दोनों टुकड़े हैं, कंपोनेंट हैं। ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, और अगर ये x कंपोनेंट है तो x उसकी वैल्यू हुई और y वाले की वैल्यू हुई। अगर x की वैल्यू है, ay की वैल्यू है, तो वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? a का। अरे a का वैल्यू क्या आया था? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर। बोलो हाँ ना बोलो भैया। देखो जोश खरोश में बैठ के तैयारी रिवाइज करता, ऐसा मजा नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बात खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है। चलो, अगर मैं 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन कराता हूं तो सिंपल है। 3 डायमेंशन आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। आप कल्पना करिए क्यूब की। अगर क्यूब में ये डायगोनल वेक्टर है, बॉडी डायगोनल मतलब बिल्कुल टॉप से इधर, नीचे से ये ऊपर वाला, तो ये जो आर्म होगा, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दीज आर द 3 कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, which are perpendicular to each other। तो भाइयों बहनों, ax is the x component, ay is the y component, az is the z component। यहां पर हम सपोज करते हैं कि x कंपोनेंट अल्फा एंगल बनाता है, x एक्सिस से a अल्फा एंगल बनाता है, y से बीटा एंगल बनाता है a, और z से गामा एंगल बनाता है। अगर वेक्टर a x से अल्फा, y से बीटा और z वाले से गामा एंगल बना रहा होगा, इन दैट केस ax बराबर a cos अल्फा, ay बराबर a cos बीटा और az बराबर a cos गामा होगा। यानी अगर आपको a पता है और एंगल पता है तो आप निकाल सकते हो। कई बार आपको यह पूछ देता है एंगल बताओ। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख दूं वेक्टर a बराबर में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मैं पूछूं इसका z एक्सिस से कितना एंगल है? अरे भाई, z एक्सिस से एंगल गामा है, cos गामा बराबर क्या होगा? az बाई में a। az की वैल्यू यहां z है और a की वैल्यू निकालना है तो क्या जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गया? सिंपल है। और अगर आपको कंपोनेंट पता है ax, ay और az, ये आपको पता होगा, बॉडी डायगोनल की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट आता है, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर a का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। ठीक। और यहां अगर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप की भाषा में लिखा होगा तो a की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक। तो भाई और बहनों, यहां पर मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कंपोनेंट करना आपको सिखाया, 2D और 3D कंपोनेंट करना। कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस पे आपको लेकर के आता हूं। ठीक, ये तो क्वेश्चंस है। जैसे आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए कह दे तो क्या करोगे? देखिए, दिमाग है, अप्रोच क्लियर होना चाहिए। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, आपको निकालना है। अगर आप a डॉट बी करोगे तो ए बी कॉस थीटा ये आएगा और a डॉट बी x1 x2 y1 y2 z1 z2 भी होगा, यानी ए बी कॉस थीटा इसके बराबर आ जाएगा। और यहां से कॉस थीटा की वैल्यू x1 x2 y1 y2 प्लस z1 z2 y में ए बी के बराबर हो जाएगी। यहां से आप सीधे सीधे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एनी एक्सिस, किसी वेक्टर की किसी एक्सिस पे कितना परछाई है। भाइयों बहनों, परछाई निकालने का तरीका क्या होता है?
परछाई, प्रोजेक्शन कैसे निकालता है? प्रोजेक्शन निकालने का तरीका है, अगर आप परछाई डालोगे तो देखोगे जो परछाई आ रही है, प्रोजेक्शन आ रहा है, वो कंपोनेंट के बराबर है। यानी जो कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस पे वही परछाई है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट ही प्रोजेक्शन। ठीक है, बाकी और खास वाली बात नहीं है, बाकी सब ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ऐसी ही बातें हैं। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं, कुछ दर्शन कराता हूं, जिससे क्लियर होगी चीजें। ठीक है, आइए मैं आपको क्वेश्चंस इसके दिखाता हूं जो आपके यहां नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसी की बात करेंगे। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, मोशन इन अ प्लेन में मिलेगा। देखिए डायरेक्शन, ब्रेन का डायरेक्शन आपको समझना है कि हम कैसे दिमाग चलाएंगे। ठीक है, चलो जैसे यहां एक क्वेश्चन है, कहता है कि 6 वेक्टर्स हैं ए और एफ के थ्रू एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। यहां पर इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं। एक बार बी से सी को जोड़ के एफ लाए हैं, डी और सी को जोड़ के एफ लाए हैं, डी और ई को जोड़ के एफ लाए हैं, बी और ई को जोड़ के एफ लाए हैं, राइट। तो पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन सही है। भाई पैरेललोग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए और आप 2 वेक्टर लेते हो ए और बी, तो उनको जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आता है उनके बीच में कहीं आता है। यहां पर हमारा रिजल्टेंट हर एक ऑप्शन में एफ है, तो हमारी बुद्धि काम की ये है एफ। अगर ये एफ है तो भाई और बहनों जो पहला वेक्टर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए और दूसरा वेक्टर ये होना चाहिए। और कोई तरीका है? क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में होना चाहिए। अब देख लो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कौन सा वेक्टर है। ऊपर की कंडीशन में कौन सा वेक्टर है? डी है, और लेफ्ट की कंडीशन में कौन सा है? ई है। यानी डी प्लस ई बराबर में एफ आएगा भाई और बहनों। सिंपल, कॉमन सेंस। देखो गणित जो है, मैथमेटिक्स है, इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेंस। जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती वो बायोलॉजी की तरह मैथमेटिक्स में लगाते, सोचते हैं रटी हुई चीज है ना, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अच्छा ये, और कॉमन सेंस कैसे डेवलप होता है? प्रैक्टिस से। ठीक, ये बात समझे रहिएगा। चलो एक छोटा सा सवाल है, देख लेते हैं। कहता है यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप, 0.8 j कैप, c k कैप, देन द वैल्यू ऑफ c। भैया अगर ये यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू क्या आएगी? 1। इस तरह से अगर वेक्टर होता है तो वैल्यू कैसे लिखी जाती है? सोच के देखो, 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर में 1 वैल्यू आना चाहिए। यहां से घटाओ 64 और यहां 25 हो जाएगी 89, ये आ जाएगा आंसर। भाई अगर यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2016 का क्वेश्चन है भाई बहनों। ऐसे ही सवाल आते हैं भाई बहनों, कुछ खास हो नहीं। कहता है जी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस of the 2 vectors, the angle between these 2 vector, if the magnitude of sum of 2 vector is equal to the magnitude of difference of 2 vector, 2 वेक्टर के सम का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 वेक्टर के डिफरेंस के बराबर है, तो एंगल कितना होगा? आपको याद आ रहा होगा 90 डिग्री पर जोड़ने पर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, 90 डिग्री घटाने पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था अंडर रूट। देखो मॉड्यूल के अंदर जितने मैंने डिस्कशन पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं आपको शाश्वत नियम बता दे रहा। मॉड्यूल के अंदर जितने भी डिस्कशन वाले पॉइंट हो गए वो एकदम बिल्कुल आपके मतलब आरबीसी में होना चाहिए। न्यूक्लियस ना होने के बावजूद उसकी जगह, न्यूक्लियस की जगह उसको होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, वहां भाषा में था, यहां पर सिंबल में लिख दिया। कहता है वेक्टर a प्लस बी बराबर में का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस। आप मुझे बताओ, अब इसी में कुछ लोग पगला भी जाते हैं,
दो वेक्टर को जोड़ करके जो उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है वो दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ने पे आए। भाई दो वेक्टर को जब हम जोड़ रहे थे तो अलग अलग आ रहा था कि नहीं आ रहा था? किस एंगल पे सीधे सीधे वैल्यू जुड़ जा रही थी? 0 डिग्री पे, तो आंसर आएगा 0 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। राइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी सी आर 3 4 5 यूनिट, ए प्लस बी बराबर सी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ, ये एक सवाल है, समझिएगा। ए प्लस बी बराबर में सी, आपसे कहता है ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ए बी सी की वैल्यू दे रखी है। देखो, इसका एक तो जुगाड़ू तरीका है और एक तरीका है जो आप विधिवत लगा सकते हो इसको, क्योंकि यहां 3 4 5 दिया है तो एंटीना काम कर रहा होगा कि यार 3 4 5 दिया है तो इसका मतलब ए बी को जोड़ने पर सी बनना और ट्राइंगल बनाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक राइट एंगल में ही पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं पता है और आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो सीधे सीधे ए और बी का मॉड सी के मॉड के बराबर होगा। ए और बी का मॉड हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab, इनके बीच का एंगल थीटा मान लो, कॉस थीटा। a प्लस बी की वैल्यू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, और c की वैल्यू कितनी है? c ही रहने दो। अच्छा, इधर स्क्वायर मार दो। a का स्क्वायर क्या है? a कौन है? 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर, प्लस में 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कॉस थीटा इज इक्वल टू में यहां 5 का स्क्वायर आएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो c 5 होगा ना, और 5 का स्क्वायर क्योंकि यहां से हमने रूट हटा दिया। यहां आएगा 24 कॉस थीटा बराबर में 0। क्यों? ये 25 और ये 25 घटा दिया 0, तो कॉस थीटा बराबर में 0। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। ठीक, बस में कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक्सेलरेशन और डिफरेंशिएशन और वेक्टर का कॉम्बिनेशन कराते हैं। कहता है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वेयर एंड y बराबर 10t रिस्पेक्टिवली। x एंड y आर इन मीटर, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। ठीक, x की वैल्यू क्या दे रखा है? यही सॉल्व करा दे रहे हैं। x की वैल्यू क्या दे रखा है बताओ? 5t माइनस 2t स्क्वायर, और y कितना दे रखा है? 10t। देखो मेरी बात समझो, हमेशा ना आप जब क्वेश्चंस करते हो तो आप बहुत ढेर सारे जब क्वेश्चन किए रहोगे तो दिमाग चलेगा, जब क्वेश्चन ही नहीं लगाए हो तो दिमाग नहीं चलेगा। अब x और y कोऑर्डिनेट दे रखा है, दो कोऑर्डिनेट दे रखा है, हम यहां से वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके करो, क्या आएगा? 5 माइनस 4t कर लेना, t का 1 और 2t 2 से मल्टीप्लाई होके 4t। vy बता दो 10। हमें वेलोसिटी चाहिए या एक्सेलरेशन? हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ पार्टिकल का 2 सेकंड पर। अच्छा, तो x कंपोनेंट क्या आ गया? फिर से डिफरेंशिएट कर दो, 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 आएगा, और y कंपोनेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर आप वेक्टर a निकालना चाहते हो तो वेक्टर ax और वेक्टर ay जोड़ा जाएगा और वैल्यू के हिसाब से √ax² प्लस ay² आएगा। अगर आप गौर करो तो ay तो 0 है ही नहीं, यानी a ax के बराबर हो जाएगा और ax माइनस 4 है, आंसर -4 हो जाएगा। x कंपोनेंट के बराबर ही नेट आ रहा है क्योंकि y कंपोनेंट 0 आ रहा है एक्सेलरेशन का। समझ में आ गया? सिंपल है। समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने आपको बताया कि वेक्टर का किस तरीके से क्या किया गया। और भी देखिए, अभी वेक्टर वाले बहुत से आते रहेंगे, हर जगह जगह वेक्टर आता रहेगा भाई और बहन, ऐसा नहीं है। यहां जैसे देखो एक क्वेश्चन है वेक्टर का, कहता है इनिशियल वेलोसिटी ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सेलरेशन 0.3i कैप 0.2j कैप।
आपसे वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड पूछ रहा है। अच्छा देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्सेलरेशन दे रखा है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। आपसे पूछ रहा है कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछ रहा है, डेल्टा टी 10 सेकंड। सुनो मेरी बात आप लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, v बराबर में u प्लस a डेल्टा टी। तो v की वैल्यू, u कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, और a कितना है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, और मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हुआ और ये 2 कितना हो गया 5i कैप प्लस 3 और 2 5j कैप। ये हो गया वेलोसिटी। हमसे किस रूप में पूछा है वेलोसिटी, ये देखना पड़ेगा। तीन और 2, द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी आफ्टर, मैग्नीट्यूड इस रूप में दे रखा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब ये नहीं पूछ रहा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सिंपल है, अंडर रूट क्या 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5√2। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और कुछ देखना चाहते हैं, अब ये तो वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, कंपोनेंट करने की जरूरत आपको एनएलएम में खूब पढ़ने वाली है। मैं भी एक चैप्टर है, जैसे अब यहां पर फोर्स और वेलोसिटी का दे रखा होगा, चलिए तो आई कैप जे कैप में दे रखा था, एक आध जगह और आपको दिखा दे रहे हैं जो पूछा गया डायरेक्ट वेक्टर पे, उसका क्वेश्चन यहां है एनएलएम में, सॉरी वर्क एनर्जी पावर में दे दिए। चलो कोई बात नहीं, कहूं दे दिया। जैसे ये एक क्वेश्चन है, देखो कहता है जी इफ वेक्टर्स ए कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप और कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप आर द फंक्शन ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टी एट विच बोथ आर ऑर्थोगोनल, चलो टू ईच अदर। एक वेक्टर ए है, कितना है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और दूसरा वेक्टर है कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। कहता है भैया किस समय पर ये दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री पे होना। भाई और बहनों 90 डिग्री पे दो वेक्टर अगर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0। ये किस रूप में लिखे हुए हैं, आई कैप जे कैप के रूप में। तो फौरन दिमाग काम किया x1 x2 प्लस y1 y2, चलो लगाओ। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, रखो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 बराबर में 0। अब इसके आगे दिमाग काम करना बंद कर देगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब यही याद है। याद होगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर में प्लस हो जाता है। तो भाई और बहनों कॉस इसको मैं ए कहता हूं, कॉस बी साइन ए साइन बी, ये बराबर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। चलो इसको घटा दो, कॉस ओमेगा टी बाई 2 आया। कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहते हो तो पाई बाई 2 लिखोगे, पाई पाई उड़ा दो, टी बराबर क्या आ गया पाई बाई ओमेगा। यानी इस टाइम पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा
और डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल होने वाले हैं। 2016 का सवाल है भाई और बहनों, पूछा गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है? एक और सवाल करता है, बहुत बेकार सा सवाल है, बस बता दे रहे हैं। 2i कैप 3j कैप और 8k कैप यहीं पर कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, अपने आप हो जाएगा। ठीक, कहता है कि अगर इसका और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो अल्फा की वैल्यू बताओ। अरे भैया परपेंडिकुलर होने का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना। अब ये i j k में लिखा है, फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे। चलो 2 इंटू 4, 3 इंटू -4, 8 इंटू अल्फा, ये आ गया। बराबर में क्या आना चाहिए? 0। तो 4 या 12 में से 8 गया, उधर जाएगा 4। 8 अल्फा बराबर में 4 हो गया, तो अल्फा बराबर हाफ आ गया। समझ में आ गया आपके? तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई और बहनों। आप ये मत समझिएगा कि वेक्टर के क्वेश्चन यही समाप्त हो गए। वेक्टर के क्वेश्चन अभी पूरे चैप्टर में बाकी हैं, अभी आगे चल के भी क्वेश्चन आते जाएंगे। और एक पोर्शन जो मैथमेटिक्स का है, ग्राफ वाला, वो मैंने आपसे कहा है कि मैं काइनेमेटिक्स में डिस्कस करूंगा भाई और बहनों। ठीक है, तो फिलहाल आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर वाले सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए, इसको ट्राई करिए। अगले टर्न पे मिलते हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप यूनिट डायमेंशन एरर और वेक्टर एनालिसिस मैथमेटिक्स को सब मिला दोगे, 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब आप मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को चाहे वेक्टर में रखो, चाहे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रखो, या उन चैप्टर्स में रख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक बात है? तो अगले टर्न पे मिलते हैं। इसके आगे हम लोग जबरदस्त एक्चुअली फिजिक्स शुरू होगी काइनेमैटिक्स के साथ। तब तक इंतजार करिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिए जबरदस्त तरीके से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।